हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे भौतिकी 2 क्लास 10th वस्तुनिष्ठ प्रश्न फिजिक्स वीडियो पार्ट 7। तो इस बोर्ड पर प्रश्न लिखा हुआ है, पहला जो आपका क्वेश्चन 11th है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। पहला ऑप्शन कि पानी की अपेक्षा वायु जो है प्रकाशतः सघन माध्यम है, पानी की अपेक्षा कांच जो है प्रकाशतः विरल माध्यम है, कांच की अपेक्षा वायु जो है सघन माध्यम है, या कांच की अपेक्षा पानी प्रकाशतः जो है वह विरल माध्यम है। तो चारों ऑप्शन बहुत ही जो है खतरनाक रूप में लिखा हुआ है, लेकिन ये बिल्कुल ही आसान है। इसका हम लोग तथ्य को समझते हैं कि कैसे इसे बनाया जा सकता है। तो पहले आप समझेंगे कि सघन माध्यम क्या होता है, विरल माध्यम क्या होता है। तो देखिए, पहले तीन चीज़ को आप याद रखेंगे कि जो प्रकाश की चाल है वह होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। क्लियर है। निर्वात में, ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल। यदि हम बात करें कि पानी में प्रकाश की चाल तो 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और एक हम यहाँ पर मेरा जो ऑप्शन था कांच, पानी और आपका जो है वायु में ही है, तो ये हो गया कांच में प्रकाश की चाल जो है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। अब समझते हैं कि इन दोनों तथ्यों में से हमारा जो है सघन माध्यम कौन होगा और हमारा जो है विरल माध्यम कौन होगा। देखिए, तो जिसमें प्रकाश की चाल अधिक हो, देखिए यदि हम ध्यान समझिएगा, यदि हम निर्वात और पानी की तुलना करते हैं तो बताइएगा आपकी प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में है। तो प्रकाश की चाल हमारा निर्वात में है, इसलिए निर्वात हमारा कैसा माध्यम हो गया, विरल माध्यम, और पानी हमारा क्या हो गया, सघन माध्यम। उसी तरह से यदि हम निर्वात और कांच की तुलना करेंगे तो इससे देखिए इसका चाल अधिक है, तो निर्वात हमारा हो जाएगा विरल माध्यम और कांच हमारा हो जाएगा सघन माध्यम। यदि हम पानी और कांच की तुलना करते हैं, इफ वी हैव टू कंपेयर बिटवीन वाटर एंड ग्लास, देन आपका जो है पानी, क्लियर है। देखिए पानी का चाल कितना है 2.25 और कांच का चाल कितना है 2 × 10⁸। तो 2.25 ज़्यादा है, तो पानी कैसा माध्यम हो जाएगा, विरल माध्यम, और कांच कैसा माध्यम हो जाएगा, सघन माध्यम। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया हो कि जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होता है उसे हम जो है विरल माध्यम कहते हैं, और जिसमें जो है प्रकाश की चाल कम होता है उसे हम सघन माध्यम कहते हैं। लेकिन ये दोनों माध्यम जो है किसी दो माध्यम के बीच में जो है तुलना किया जाता है। क्लियर है। अब देखते हैं, ध्यान से ऑप्शन को समझते हैं कि पानी की अपेक्षा वायु जो है सघन माध्यम में। देखिए पानी और वायु की बात कर रहा है, तो क्या पानी की अपेक्षा वायु जो है, वायु निर्वात वायु दोनों एक ही चीज़ है, तो पानी की अपेक्षा क्या आपका वायु जो है वह सघन माध्यम है। जी नहीं, वायु कैसा माध्यम है, विरल माध्यम। तो ये हमारा क्या है, गलत, हमें सत्य छांटना है। दूसरा देखते हैं कि पानी की अपेक्षा कांच जो है विरल माध्यम है। देखिए पानी और कांच की तुलना कर रहा है, तो क्या पानी की अपेक्षा कांच जो है विरल है। जी नहीं, पानी की अपेक्षा कांच जो है कैसा है, ये आपका सघन माध्यम है, ये भी कैंसिल। और इसी को हम बोलते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक। क्लियर है, क्योंकि दो माध्यमों का तुलना हो रहा है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं कि कांच के अपेक्षा वायु क्या सघन माध्यम। देखिए कांच के अपेक्षा वायु क्या सघन नहीं, कांच के अपेक्षा वायु कैसा माध्यम है, विरल माध्यम। अब तो एक ही ऑप्शन हमारा चौथा बचा है जो कि सही है, लेकिन इसे भी जांच कर ले। देखिए कांच के अपेक्षा पानी जो है, देखिए कांच के अपेक्षा पानी विरल माध्यम। देखिए कांच के अपेक्षा पानी जो है, कांच और पानी की तुलना करेंगे तो क्या जो है कांच के अपेक्षा, देखिए कांच के अपेक्षा पानी विरल माध्यम है। बिल्कुल, कांच के अपेक्षा पानी हमारा विरल माध्यम है, क्योंकि इसमें चाल कितना है 2.25। तो 11th का जो देख रहे हैं ऑप्शन नंबर घ, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब हम आते हैं 11th के बाद है 12th पर। तो आपको याद रखना है कि जिन दो माध्यमों को तुलना किया जाए, जिन दो माध्यम में से यदि किसी का माध्यम में जो है प्रकाश की चाल अधिक होगी तो उसे हम विरल माध्यम कहेंगे, और जिसमें प्रकाश की चाल उसके अपेक्षा कम होगी तो उसे हम सघन माध्यम कहते हैं। और इन्हीं को तुलना को जो है हम लोग सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं।
चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। कहा जा रहा है कि कांच n = 1.5 में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है और एक द्रव में प्रकाश की चाल 2.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, तो उस द्रव का अपवर्तनांक होगा। तो पहला ऑप्शन दे रखा है 0.80, दूसरा ऑप्शन है 0.67 और तीसरा ऑप्शन है 1.60 और चौथा ऑप्शन है 1.20 और इन्हीं चार में से कोई आपका एक उत्तर होगा। तो ध्यान से समझते हैं। देखिए कांच है, ध्यान समझेंगे एक प्रश्न को ध्यान से। ये हमने मान लिया कि यह हमारा एक कांच है, जो कांच की ग्लास है। तो एक कांच में जो है n, इस कांच में n का मान है 1.5। n क्या बताता है? तो n बताता है आपको अपवर्तनांक। तो n का मान 1.5 है। तो कांच में प्रकाश की चाल, लेकिन इसमें जब प्रकाश जब इससे हो करके गुजर रहा है तो इसका चाल है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। एक द्रव में प्रकाश की चाल, कोई एक द्रव हम मान लेते हैं, ये बर्तन हमारा है और इसमें कोई एक द्रव है। अब द्रव क्या है हमें पता नहीं है, तो इस द्रव में प्रकाश की जो चाल है वह 2.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। तो पूछ रहा है कि इस द्रव का अपवर्तनांक क्या होगा। तो अब इससे हमारा मतलब नहीं है, क्योंकि हमको इसमें कहा जा रहा है। तो मैं इस बोर्ड पर लिख रहा हूँ, यहाँ पर नजर आ रही है सभी को। तो यहाँ लिखते हैं कि द्रव का अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टा द्रव में प्रकाश की चाल। तो देखिए निर्वात में प्रकाश के जब हम जानते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो मैंने इसकी जगह लिख दिया, यहाँ पर देखेंगे आप कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड और द्रव में प्रकाश की चाल है 2.5 × 10⁸ मीटर। तो देखिए 10⁸ कैंसिल हो गया, मेरे पास क्या बच रहा है 3.25। अब इसे आप पॉइंट हटा करके ऊपर में कितना कर 10, देखिए 5 × 36, 5 × 25, तो 6/5 डिवाइड कर लीजिए। वन 1.20 कहें या 1.2 कहें, दोनों आपका एक ही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12 था, इसके बाद आते हैं 13 पर। देखिए 13 में कहा जा रहा है कि विरल माध्यम में सघन माध्यम, देखिए विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है। समझेंगे विरल माध्यम और सघन माध्यम। तो यदि हम मान लेते हैं कि इसमें एक हमारा निर्वात है जिसे हम वायु कहते हैं, और यहाँ एक मान लेते हैं हम पानी मान लेते हैं। ध्यान समझिएगा, यदि कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम, देखिए आपका अधिक मान होगा, क्यों? क्योंकि 3 × 10⁸ है और ये आपका 2.25 × 10⁸ है। तो निश्चित है कि आपका चाल इसमें अधिक है। तो ये आपका विरल माध्यम है और ये आपका कैसा माध्यम? सघन माध्यम। तो इस प्रकाश को बिल्कुल जाना था इस ओर, लेकिन इधर ना जाकर के, इसको अविलंब कहते हैं नॉर्मल, तो इधर ना जाकर के यह जो है इस ओर मुड़ जाती है और यह आपका एंगल आई होता है और यह आपका एंगल आर होता है। इसको हम बोलते हैं आपतन कोण। क्लियर है? और ये जो देख रहे हैं इसे हम कहते हैं अपवर्तन कोण। अब बात करते हैं हमारा ऑप्शन पर। तो कहा जा रहा है कि जब विरल माध्यम से सघन, देखिए विरल माध्यम से सघन माध्यम, ठीक है, में प्रवेश करने पर आपतन कोण और जो है
अपवर्तन कोण में क्या संबंध। देखिए तो ये यदि पहला ऑप्शन है कि क्या दोनों कोण बराबर जी नहीं, यदि ऐसे रहता है ना तो हम बोलते हैं कि दोनों कोण आपस में क्या है बराबर है, लेकिन ये ऐसे नहीं है। तो पहला ऑप्शन था कि क्या दोनों कोण बराबर है जी नहीं, दोनों कोण आपस में बराबर नहीं है, क्योंकि जाना था इस ओर, लेकिन ये आपका एक प्रक्रिया के कारण जो है, विचलन के कारण जो है यह आपका अभिलंब की ओर जो है मुड़ जाती है। अब बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की, आपतन कोण जो है छोटा है। देखिए ये कोण इतना बड़ा है और ये है, यहाँ से तक तो है नहीं, तो आपतन क्या छोटा है जी नहीं, आपतन कोण इससे क्या है बड़ा है, तो दूसरा भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। तीसरा बोल रहा है कि क्या अपवर्तन कोण छोटा है। जी हाँ, आपतन कोण से अपवर्तन कोण हमारा क्या है छोटा है, इसलिए आपसे पूछ रहा था कि बेल माध्यम से संघन माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध है। तो तीसरा जो ऑप्शन देख रहे हैं कि अपवर्तन कोण है वह क्या है छोटा है, और 13 का जो है ग वह बिल्कुल ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब हम आते हैं 14 पर। देखिए 14 जो आपका है प्रश्न, 14 में कहा जा रहा है, ध्यान सुनिएगा, यदि प्रकाश की किरण, आसान से क्वेश्चन सुन लीजिएगा सिर्फ, यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो स्नेल्स का नियम आपतन कोण के लिए निम्नलिखित किस बात के लिए लागू नहीं होती। देखिए जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तो स्नेल्स का जो है नियम है वह किस कोण के लिए जो है लागू नहीं होती है, मतलब कि साइन आई बट्टा साइन आर को हम लिखते हैं आपका n2 बाई जो n1 लिखते हैं, तो वह किस कोण के लिए नहीं है। तो आप याद रखेंगे कि जब कभी भी प्रकाश किरण जब जो है किसी माध्यम में प्रवेश करती है उस समय यदि आपका आई का मान शून्य हो जाता है तो आर का मान भी शून्य हो जाता है, इसलिए 0 डिग्री के लिए कभी भी आपका जो है आपतन कोण लागू नहीं होता है। तो क्लियर है, आप ऐसे भी है या यहाँ मान रख कर भी आप बना सकते हो, आपको याद कर लेंगे 0 डिग्री के लिए कभी मान जो आपका लागू नहीं है। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। देखिए 15 में कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 जो है, क्वेश्चन समझिएगा कि एक फ्लिंट कांच की एक छड़ को कार्बन डाइसल्फाइड में डुबोया जाता है। मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा जो है कार्बन डाइसल्फाइड है, इसमें कोई लिक्विड है, द्रव है, और यदि एक फ्लिंट कांच, ठीक है, फ्लिंट की कांच बताया था कि एक कांच की प्रकार होती है, और इस जो है फ्लिंट कांच का आपका यहाँ पर है, ये मान लेते हैं कि हमने एक फ्लिंट कांच है। जब आप फ्लिंट कांच को कार्बन डाइसल्फाइड के विलयन में जब डुबोते हैं तो वह लगभग अदृश्य हो जाता है। अदृश्य का मतलब कि हम उसे नहीं देख पाते हैं, तो अदृश्य हो जाता है। तो यह किसके कारण होता है, तो अब याद रखिएगा, जब कभी भी दो माध्यमों के बीच में अपवर्तनांक यदि आपस में बराबर हो जाए, दो माध्यमों के बीच में यदि अपवर्तनांक का मान आपस में बराबर हो जाए तो उस वो हमारा जो है वस्तु अदृश्य हो जाता है, जिसे हम देख नहीं पाते हैं। ध्यान से देखेंगे, पहला ऑप्शन जो है, क्या फ्लिंट कांच का अपवर्तनांक का मान अधिक होना, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कार्बन डाइसल्फाइड का अपवर्तनांक का मान कम होना, ये भी नहीं। फ्लिंट कांच और कार्बन डाइसल्फाइड के अपवर्तनांक का मान समान होना, जी हाँ, ये बताया मैंने कि यदि दो वस्तुओं का या दो माध्यमों का अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यदि आपस में बराबर हो जाएगा तो वह आपका क्या हो जाएगा, अदृश्य हो जाएगा, जिसे आप देख नहीं पाएंगे। अब हम आते हैं 15 के बाद जो है क्वेश्चन नंबर 16 पे। ये सब बस ओरलिंग क्वेश्चन है कि लोहे के गोले को फ्लिंट कांच के प्लेट में रख देने पर, कार्बन डाइसल्फाइड में डुबोने पर लोहा का गोला, देखिए लोहे के गोले को फ्लिंट कांच के प्लेट पर रखकर कार्बन डाइसल्फाइड में डुबोने पर लोहा गोला का चमकता प्रतीत होता है, अदृश्य होता है, तैरता है, ठीक ना। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तैरता है। बड़ा प्रतीत नहीं, वो हमेशा जो डुबो देने के बाद जब कभी भी आप फ्लिंट कांच को जो है कार्बन डाइसल्फाइड की जो है डुबो कर रखेंगे तो वो लोहे का गोला जो है उसमें तैरने लगेगा, फ्लोटिंग करेगा, उसके सतह पर जो है वह तैरेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 पर। देखिए 17 क्वेश्चन आपको जो बनाने लायक क्वेश्चन है, मैं चलिए दे रहा हूँ बोर्ड पर, कि एक पदार्थ का प्रकाश की किरण जो है 60, एक पदार्थ पर, देखिए मान लेते हैं कि कोई मेरा एक यह पदार्थ है, यह हमारा एक कोई पदार्थ है,
तो एक पदार्थ पर प्रकाश की किरण जो है 60 डिग्री कोण पर आपतित होती है। देखिए जब प्रकाश की किरण इस पे आ रहा है तो इसे हम कहते हैं आपतित। आप यहाँ एक अभिलंब ड्रॉ कर दीजिए, तो इस आपतित किरण का जो है कोण है वह आपका 60 डिग्री है। तो एक पदार्थ पर प्रकाश किरण जो है 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती है यदि परावर्तित एवं अपवर्तित किरणें जो है परस्पर, देखिए जब आपतित होगी तो आपतित होगी जब देखिए ये जो किरण देख रहे हैं इसे हम कहते हैं आपतित किरण, और जब इस ओर निकल जाएगा तो इसे हम कहते हैं परावर्तित किरण, और इसी को हम बोलते हैं प्रकाश का जो है परावर्तन। ठीक है, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण, लेकिन जब यह अभिलंब के जब इस ओर जब जा रहा है तो यहाँ से कहा जा रहा है कि जब अपवर्तित किरणें, देखिए ये आपका हो गया अपवर्तित किरणें। तो अब देखिए फिर समझो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक पदार्थ पर प्रकाश की किरण जो है 60 डिग्री के कोण पर जो है आपतित हो रही है यदि परावर्तित किरणें और आपतित किरणें परस्पर लंबवत हो। ये दोनों किरणें जो है परावर्तित किरणें अपवर्तित किरणें जो है यह आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर हो, लंब हो, तो पदार्थ का अपवर्तनांक होगा। देखिए आपसे पूछ रहा है कि पदार्थ का अपवर्तनांक जो है क्या होगा। क्वेश्चन है कि जब कोई प्रकाश की किरणें जो है 60 डिग्री के कोण पर किसी पदार्थ पर जब आपतित हो रही है तो परावर्तित और आपतित किरण जो है वह लंब है। तो पूछ रहा है कि पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होता है। तो देखिए जब यहाँ पर एंगल की बात आ गया तो स्नेल्स का नियम आपको याद होगा कि पदार्थ का अपवर्तनांक जिसे हम म्यू कहते हैं या एन कहते हैं, तो साइन आई बाई क्या होता है, साइन आर। इसको जो देख रहे हैं ये आपका साइन आई का मान दे रखा है 60 डिग्री। ध्यान समझिएगा, हम लोग पढ़े थे प्रकाश के जो है प्रवर्तन के नियम में कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल क्या होता है, आर। तो इसके लिए आर नहीं है, ये जो एंगल आर है ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। अब देखिए ये वाला जो कोण देख रहे हैं ना, यही कोण आपका है साइन आर के लिए। तो ध्यान से समझेंगे, ये वाला जो कोण है क्लास 9 में एक प्रमेय है कि यदि एक स्ट्रेट लाइन को कोई भी लाइन यदि आपस में डिवाइड करता है तो इस पे बना हुआ कोण जो है इसको 180 डिग्री होता है, और इसी कोण को हम जो है आसन कोण के रूप में कहते हैं। तो ध्यान से देखेंगे ये वाला कोण को क्या लिख सकते हैं हम, 60 डिग्री। यहाँ से यहाँ वाला कोण कितना है, 90 डिग्री। ये वाला कोण नहीं जान रहे हैं तो इसको हम मान देते हैं आर, और इस तीनों का योग जो होता है वह कितना होता है, 180 डिग्री। तो आप 60 90 जोड़ दीजिएगा तो 150 प्लस आर बराबर 180, उधर भेज दीजिए तो आर इज इक्वल टू 180 माइनस आर। तो यह जो आपका 30 डिग्री निकल करके आया, यह आपका जो है अपवर्तन कोण आया, अपवर्तन कोण। अब जब आप आपतन कोण और अपवर्तन कोण का जब मान जान गए तो यहाँ पर रख दीजिए। देखिए म्यू इज इक्वल टू साइन आई का मान हो गया 60 डिग्री, और इसके सहायता से हमने यहाँ से निकाला साइन जो है 30 डिग्री। अब साइन 60 का मान होता है √3/2। देख लीजिए त्रिकोणमिति में से पढ़ना है कि साइन 0, 30, 45, 60, 90, इसका मान 0, 1/2। ठीक है, ये आपका हो गया। देखिए मैं यहाँ टेबल देता हूँ, नज़र आ रही, हाँ ठीक है। देखिए यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये इस ओर देखिए साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और ये आपका हो गया 90। तो ये आपका हो गया 0, 1/2, 1/√2, √3/2, और ये आपका हो गया 1। देखिए अब आपसे पूछे कि साइन 0 का मान, तो 0, साइन 30 का मान। देखिए तो साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। इसके जगह हम रख देंगे √3/2, और साइन 30 का मान देखिए 1/2, इसे हम रख देंगे 1/2। तो यहाँ पर देखिएगा √3/2 इंटू ये 2 चला जाएगा ऊपर में, 1 कट गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, √3। तो ऑप्शन 17 का जो है वह ग ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। एक बार फिर से इस प्रश्न को समझ लेंगे। क्वेश्चन में कहा जा रहा था, यहाँ मैं डायग्राम बना रहा हूँ,
कि कोई जो है एक प्रकाश की किरण, देखिए प्रकाश की किरण इस पदार्थ पर आपतित हो रही है और इसका मान आपका था 60 डिग्री और यहाँ से ये परावर्तित हो जा रही है। तो हम लोग पढ़े थे कि प्रकाश के परावर्तन के नियम में कि आपतित किरण और परावर्तित किरण आपस में क्या होता है, बराबर। तो ये भी कोण कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री। लेकिन जब उसके बाद कहा जा रहा है कि अपवर्तित किरण, देखिए ये आपका है अपवर्तित किरण और ये होता है परावर्तित किरण। तो अपवर्तित किरण और परावर्तित किरण दोनों एक दूसरे पर अभिलंब है। तो पूछा जा रहा है आपसे कि पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होता है। तो पदार्थ का अपवर्तनांक होता है साइन आई बट्टा साइन आर। तो साइन आई का तो मान जान, लेकिन इसका हम मान नहीं जान रहे हैं। लेकिन हम आसन कोण समझते हैं कि टोटल यहाँ पर बना हुआ जो कोण है वो आपका 180 डिग्री होता है। तो 60 हो गया, 90 हो गया, तो ये कोण कितना हो गया, 30 डिग्री। तो साइन आई का मान यहाँ पर आपका 60 डिग्री हो गया और साइन जो है आर का मान वो कितना डिग्री हो गया, 30 डिग्री। तो साइन 60 का मैंने बताया भी कि 0 है, 1/2 है, 1/√2 है, √3/2 है, आपका 1 है। तो साइन जब आप 60 का मान रखेंगे √3/2 है और साइन 30 का मान 1/2, दोनों को पलट दिए तो इसका मान होगी आपका √3। तो 17 का ग जो है आपका आंसर बिल्कुल सही है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। देखिए 18 जो प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि यदि जल एवं कांच के निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 हो तो कांच के सापेक्ष जल, रुक जाइए, कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक होगा। पहला ऑप्शन देख रहे हैं कि 9/8 है, दूसरा ऑप्शन 9/4 है, तीसरा 1 है और चौथा जो है ऑप्शन आपका 2 है। ध्यान से समझेंगे इस प्रश्न को। देखिए इसके पहले मैंने बताया था अपवर्तनांक के बारे में, जिसकी साइन आई बाई साइन आर होता है। एक जो है आपका पहला मैंने बताया था कि आपका अपवर्तनांक क्या है, तो साइन आई बट्टा साइन आर को मान को नियतांक है, इसी को हम अपवर्तनांक बोलते हैं। एक आपका जो है एब्सोल्यूट जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, इसे हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। और एक आपका क्या है, सापेक्ष। तो सापेक्ष क्या होता है, हमेशा दो के माध्यमों के बीच में तुलना। देखिए तो कांच का जल के सापेक्ष, देखिए जिसके सापेक्ष कहा जाता है उसका मान आप रखिएगा नीचे। देखिए तो यहाँ जो है जल एवं कांच के सापेक्ष का रहा है 4/3, तो इसको आप नीचे रखेंगे तो 3/2 और ये क्या हो जाएगा 4 आपका हो जाएगा यह 3। ठीक है, देखिए कांच का जल के सापेक्ष बोल रहा है, तो देखिए कांच का तो जिसके सापेक्ष कहा जाएगा उसके जो है अपवर्तनांक को आप नीचे लिखेंगे। यदि आपसे पूछता है कि जल का जो है कांच के सापेक्ष, तब कांच के मान को रखते हैं नीचे। तो क्लियर है। तो हमसे पूछा रहा है कि जल का, ये कांच का जल के सापेक्ष, तो सापेक्ष वाला जल का मान कितना है 4/3 यहाँ से देख रहे हैं, तो इसको नीचे लिख दिया। आप सोल्व कर दीजिए, 3/2 गुना 3/4 सोल्व कीजिए, 3 3 के 9 और 4 दूनी के 8, तो आपका हो गया 9/8। यदि आपसे पूछता है कि जल के सापेक्ष, आपका पूछता है कि जल का कांच के सापेक्ष, तब हम लिख देते हैं वहाँ पर 4/3/3/2, तो 4/3 गुने 2/3 तो 8/9। लेकिन आपसे पूछा जा रहा था कि जल के जो है कांच का जल के सापेक्ष क्या है, तो जिसके सापेक्ष कहा जाएगा उसका मान नीचे में अपवर्तनांक और कांच वाला के ऊपर का, दोनों को हमने सोल्व कर दिया, तो मेरा आ गया 9/8। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बाद 19 पर। 19 जो प्रश्न है
ध्यान से समझेंगे कि प्रिज्म की अपवर्तक सतह से प्रवेश करते हुए जब प्रकाश की किरणें बाहर निकलती है तब वह कहाँ मुड़ती है। देखिए ये हमारा प्रिज्म है, जब इस पे प्रकाश की किरण इस पर फॉल्स करेगी तब वह किस ओर मुड़ रही है। तो पहला जो ऑप्शन देख रहे हैं कि किरण जो है प्रिज्म के शीर्ष की ओर मुड़ रही है, जी नहीं, यह शीर्ष की ओर नहीं मुड़ रही है। दूसरा जो है किरण के आधार की ओर मुड़ रही है, जी हाँ, ये बिल्कुल देख रहे हैं कि यह प्रिज्म जो है, यह किरण जो है प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ रही है। तो 19 का ऑप्शन घ जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। किरण सीधा निकल रहा, जी नहीं, कभी भी प्रिज्म से जो है जब ऐसे आप फोल्ड कराएंगे तो इस पर आपका जो है सीधा निकलेगा। और ये जो वर्ण विक्षेपण के बारे में पढ़ते हैं, जो इस पर गुजरता है तो यह आपका जो है विग्योर के रूप में जो है प्रकाश की किरणें इस पर सतह होती है। लेकिन हमसे ये नहीं पूछ रहा था, हमसे पूछा रहा था कि जब प्रिज्म पे जब प्रकाश की किरण जब आपतित होगी तो वह जो है कहाँ पर जाएगी, तो वह जो है आधार की ओर जो है मुड़ जाती है, आधार की ओर जो है वह विचलित कर जाती है। अब आपका एक अंतिम प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए 20 में कहा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेंस बनाने में नहीं किया जाता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेंस बनाने में नहीं किया जाता है। तो पहला हवा, दूसरा पानी, तीसरा पारा और चौथा कांच। देखिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेंस बनाने में नहीं किया जाता। समझेंगे, लेंस बनाने में हमेशा हम उपयोग करते हैं एक पारदर्शी पदार्थ को, ट्रांसपेरेंट मटेरियल को हमेशा जो है हमें लेंस बनाने में उपयोग करते हैं। तो हवा जो है हमारा कैसा पदार्थ एक रूप में एक है, पारदर्शी है, इसका उपयोग किया जा सकता है। पानी भी एक पारदर्शी के रूप में कार्य करता है, इसलिए इसका उपयोग भी लेंस बनाने में कर सकते हैं। पारा जो देख रहे हैं, जिसको हम मरकरी कहते हैं, यह एक अपारदर्शी पदार्थ है, इसलिए पारा को हम जो है कभी भी लेंस बनाने में उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि यह जो एक अपारदर्शी पदार्थ है और अपारदर्शी पदार्थ को कभी भी जो है लेंस बनाने में उपयोग नहीं करते हैं। और कांच भी हमारा एक पारदर्शी पदार्थ है, इसलिए इसका उपयोग हम लेंस बनाने में करेंगे। तो हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो है लेंस बनाने में नहीं किया जाता है। तो लेंस बनाने में जो हम जो है वह पारा का उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि एक पारा जो है हमारा एक अपारदर्शी पदार्थ है, और जब अपारदर्शी पदार्थ हो जाएगी तो प्रकाश की किरणें उससे होकर के नहीं गुजरेगी, इसलिए हम इसका उपयोग नहीं करते हैं। तो क्लियर हो गया। इस एक्सरसाइज में, इस वीडियो में मैंने जो है जिक्र किया क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के क्वेश्चन नंबर जो है आपका 20 तक, जो कि बिल्कुल आपको जो एक थ्योरम के रूप में, एक सिद्धांतिक रूप में सारे प्रश्नों को जो है आपको जिक्र किया गया, सभी का जो है एक सिद्धांतिक के रूप में निर्णयात्मक हल करा करके आपका जो है समुच्चय जो है विश्लेषण के रूप में बताया गया। धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।